आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से अपील की कि वो बेदारी, एहतियात और नज़्म व ज़ब्त की इज्तिमाई ताकत के साथ कोरोना के नए किस्म ओमाइक्रॉन को शिकस्त दें। मिस्टर मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि अफरादी क़ुव्वत की ताकत है। हर किसी की कोशिश है कि हिंदुस्तान 100 साल की सबसे बड़ी वबा से लड़ सके। हम हर मुश्किल वक्त में एक ख़ानदान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अपने इलाके या शहर में किसी की मदद करने के लिए जो कुछ बनाया गया था उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हम आज दुनिया में वैक्सीनेशन के आदाद शुमार का मवाजना हिंदुस्तान के साथ करें तो लगता है कि इस मुल्क ने ऐसा बेमिसाल काम किया है, कितना बड़ा मकसद हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ खुराकों का संग मेल उबूर करना हर हिंदुस्तानी की कामयाबी है। ये निज़ाम पर भरोसा ज़ाहिर करता है, साइंस पर एतमाद ज़ाहिर करता है, साइंसदानों पर भरोसा ज़ाहिर करता है, और ये हम हिंदुस्तानियों की क़ुव्वत इरादी का भी एक सबूत है जो माशरे के तई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि लेकिन हमें ये भी जहन में रखना होगा कि कोरोना की एक नई शक्ल ने दस्तक दी है। गुज़िश्ता 2 सालों का हमारा तजुर्बा यह है कि इस आलमी वबा को शिकस्त देने के लिए बहैसियत शहरी हमारी कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। हमारी साइंसदान उस नए ओमाइक्रॉन किस्म के मुसलसल मुताले कर रहे हैं। उन्हें रोज़ाना नया डेटा मिल रहा है, उनकी तजावीज़ पर काम है। उन्होंने कहा ऐसे हालात में खुद आगाही, खुद नज़्म व ज़ब्त मुल्क के पास कोरोना के इस किस्म के खिलाफ एक बड़ी ताकत है। हमारी इज्तिमाई ताकत कोरोना को शिकस्त देगी। इस जिम्मेदारी के साथ हमें 2022 में दाखिल होना है। वेरिएंट की साथियों, ये जनशक्ति की ही ताकत है। सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि अदलिया का निज़ाम आइन को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। विजयवाड़ा के कन्नूरू में सिद्धार्थ कॉलेज में आन जहानी जस्टिस लाव वेंकटेश्वरलू के यादगार लेक्चर से खिताब करते हुए NV रमना ने कहा कि जस्टिस लाव वेंकटेश्वर का मानना था कि मेयारी तालीम ही नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वरलू ने अपने आबाई शहर में एक लाइब्रेरी कायम की थी और वॉलीबॉल और दीगर खेलों को फरोग दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जस्टिस लाव वेंकटेश्वरलू के नजरियात ने उनके बेटे जस्टिस लाव नागेश्वर राव को मुतासिर किया। रमना ने हिंदुस्तानी अदलिया के मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर इज्तिमा से खिताब किया।
एनवी जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमने तरक्की, जदीदियत और सनतकारी की तरफ बढ़ने में चैलेंजेस का सामना किया और कहा कि हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि 1990 में हिंदुस्तान मईशत बहरान में डूब गई और सही वक्त पर सही फैसले के साथ उससे बाहर निकल आई। उसके बाद नई सनती पॉलिसी नाफिज हुई, इक्तिसादी इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदलिया के भी बहुत से चैलेंजों का मौसर तरीके से सामना किया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा किया है। Independent India, after 75 years of functioning as a democracy and 72 years of abiding by the Constitution, India still is one of the youngest, yet one of the most steadfast democratic republics. Distancing modern independent India from its colonial past was not an easy feat. Post-independence, one of the biggest challenges was modernization and shifting gears from primarily an agricultural economy to an industrial one. The 1960s and 70s may be remembered as the most challenging period in modern Indian history. Two wars, a liberation movement, armed rebellion by certain sections of students and youth, nationalization of banks and general insurance companies, devaluation of the rupee and वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की शब कौम के नाम अपने खिताब के दौरान ऐलान किया कि मुल्क में तिब्बी एहलकारों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की इजाफी एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज फराहम की जाएगी। इस पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत ने उनकी सलाह मान ली है और ये एक सही कदम है। ख्याल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तिब्बी एहलकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फराहम करने का सिलसिला 10 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की 3 जनवरी से टीकाकारी शुरू करने का भी ऐलान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मरकजी हुकूमत ने बूस्टर डोज की मेरी सलाह मान ली है। ये एक सही कदम है। मुल्क के हर शख्स तक वैक्सीन और बूस्टर की हिफाजती डोज पहुंचनी होगी। वजीर IT और सनत KT रामाराव ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय के नाम खुला खत लिखते हुए कहा कि बंडी संजय को तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले को लेकर दीक्षा करने पर शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि रियासती हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1,33,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए। KT रामाराव ने बीजेपी कायदीन से इस बात की वजाहत चाहिए कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए क्या इक़दाम किए और मुल्क के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने के वादे पर किस हद तक अमल किया और 7 साल के अरसे में कितने करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई, इसकी वजाहत करें। KT रामाराव ने इस बात का भी मुतालबा किया कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में कितनी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं, उसकी तफसील पर मबनी वाइट पेपर जारी करे। KT रामाराव ने बताया कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान बीजेपी दौर इक़्तिदार में बेरोज़गारी में जिस तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है वो गुज़िश्ता 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की भी वजाहत करे कि बड़े नोटों की मनसूखी और GST लागू करने के बाद मुल्क के नौजवानों को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने रियासत की आवाम से अपील की कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें और कोरोना से अपने आप को महफूज रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव कल कोरोना से मुतासिर हो गए और डॉक्टर्स के मशवरे पर अपनी क़ियामगाह पर ज़ेर इलाज हैं। एराबली दयाकर राव वज़ीर ज़राअत G निरंजन रेड्डी के हमरा चंद रोज़ से दिल्ली में कैंप किए हुए थे और ये कल सुबह दिल्ली से वापस होने के बाद बुखार महसूस होने पर अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। TRS के MP रंजीत रेड्डी ने
हफ्ते को कोरोना वायरस का मुस्बित टेस्ट उनका आया है। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए इसका ऐलान करते हुए लिखा, टीआरएस पार्टी की सफ़ों कायदीन, कारकुनों, हितधारकों और आवाम से मेरी अपील है, चूँकि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, मैं इन लोगों को चाहूँगा जो मेरे साथ इब्तिदाई राब्ते में हैं कि वो एहतियात करें। पिछले कुछ दिनों से अगर ज़रूरी हो तो घर में तन्हाई के साथ कोविड टेस्ट भी करवाएं। साथ ही रुकन पार्लियामेंट ने अपील की कि जब तक उनकी तन्हाई या उनका क्वारंटाइन मुकम्मल ना हो जाए, कोई भी उनसे मिलने ना आए। रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी बदस्तूर शिवाड़ले के रुकन पार्लियामेंट हैं। दरियासना रियासत पंचायती राज के वजीर एरबली दयाकर राव को कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पार्टी जरा ने बताया कि वो होम क्वारंटीना में चले गए थे। मालूम है कि हाल ही में किसानों के लिए दिल्ली का एक हफ्ता तवील दौरा यकीनन एक मौजू था। कल रात हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने कोविड का तशखीस टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तेलंगाना के वजीर आईटी के.टी. रामाराव अपने अहले खाना के साथ गोवा के दौरे पर गए हुए। इस मौके पर उन्होंने गोवा में सड़क के किनारे शॉपिंग भी की। वजीर के.टी. रामाराव, जो अपनी बेटी की सालगिरह के मौके पर गोवा के दौरे पर गए थे, ने अपने ख़ानदान के साथ मुकामी बाजार में ख़रीदारी की। उन्होंने वहां खरीदारी करते हुए अपनी तस्वीर के साथ साथ छोटे ताजिरों के साथ सेल्फियां ली और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वजीर के.टी. रामाराव के जरिए शेयर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी नहीं करेगी तो वह दिल्ली में दीक्षा करेंगे। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो रियासती वज़रा को दोबारा मुलाकात का वक्त न देते हुए रियासत के 70 लाख किसानों के दिल को ठेस पहुंचाई है। कमलाकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के इक़दाम करें। కరీంనగర్ 164 జియో నెంబర్ 90 కోట్లకు శాంక్షన్ జరిగింది. ఈ రెండు రోడ్లు ఈ రేపేలు టెండర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇమిడియట్ గా ఆ పాత బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ రోడ్ కూడా మాక్సిమం ఒక 6-7 నెలల లోపల ఆ రోడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రెండు జీవోలు ఒకటే రోజు ఇచ్చినారు, 21 తారీఖు నాడు చేయడం జరిగింది. అంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి, మన ఎలక్షన్ కాగానే మేము ఇమ్మీడియట్ గా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినాం. సో ఈ రెండు రోడ్లు చాలా ప్రధానమైన జీవోలు, ఇమ్మీడియట్ గా ఈ కరీంనగర్ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే జీవోలు ఈ రెండు కూడా. బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్, ఇది గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా జరుగుతుంది. నెంబర్ 3, మొన్న ఒక రివ్యూ మీటింగ్ చేసి జరిగింది. మొన్న రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ కరీంనగర్ జిల్లాలకి కాదు, తెలంగాణకే ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న మానే రివర్ ఫండ్. ఈ మానే రివర్ ఫండ్ బహుశా ఇండియాలో సబర్మతి రివర్ దగ్గర ఉన్న ఫ్రంట్ తర్వాత మళ్ళా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కరీంనగర్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది. దానికి డిజైన్స్ డిపిఆర్ కూడా నేను దగ్గర తయారు చేసుకున్నాం. బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇది ఈ వీక్లో టెండర్ పిలుస్తున్నాం. ఈ వీక్లో డిపిఆర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ సమావేశం తర్వాత మళ్ళీ ఒక రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ వచ్చింది. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసినాం. ఈ 1 వీక్లో ఈ 3-4 రోజుల లోపల అది టెండర్ పిలుస్తున్నాం. 14 డేస్ టెండర్ పిలుస్తాం. మ్యాక్సిమం జనవరి సంక్రాంతి వరకు టెండర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. జనవరి మాసంలో పనులు మొదలుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. దీనికి మొన్న ఉన్న డిజైన్ ఎందుకు చేంజ్ చేసినామంటే, మొన్న వరదలకు చాలా పెద్ద ఎత్తున వరదలు రావడం జరిగింది. డ్యామ్ గేట్లు ఓపెన్ చేయడంతో పాటు పక్కన నీళ్ళు రావడం వల్ల అనుకున్నానికి ఎక్కువ ఫ్లో వచ్చింది. అప్పుడు చెక్ డ్యామ్లు తక్కువ లేకపోయింది. చెక్ డ్యామ్లు కేవలం 1 lakh క్యూసెక్స్ కోసమే డిజైన్ చేసారు. కానీ ఒకటేసారి 2,50,000 క్యూసెక్స్ రాగానే చెక్ డ్యామ్లు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంగా పడిపోయింది. అందుకే మనం డిజైన్ చేంజ్ చేసినాం. అక్కడ బ్యారేజ్ కడుతున్నాం. బ్యారేజ్ అంటే ఇక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కింద బ్యారేజ్ కడుతున్నాం. ఆ డిజైన్ చేంజ్ చేసుకొని नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने मरदमशुमारी पर मुनक्किद किए गए सेमिनार को मुखातिब करते हुए बताया कि 2011 में की गई मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 120 करोड़ है, जबकि इसमें इजाफा होते हुए आज की तारीख में मुल्क की आबादी 140 करोड़ हो गई, जिसमें उनकी इत्तलात के मुताबिक 70 करोड़ अफराद 25 साल की उम्र से कम हैं और 50 करोड़ उनमें से प्राइमरी सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं। विनोद कुमार ने मुल्क भर में तालीमी पसमानदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया
کہ جس طرح تلنگانہ کی حکومت وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے سلسلے میں KG تا PG تک مفت تعلیم فراہم کرنا اور SC, ST, BC اور منارٹی بچوں کو مفت قیام و طعام کے ساتھ تعلیم فراہم کرنے کے اقدامات کیے سلسلے میں ریزیڈینشل اسکول کا قیام ملک بھر میں مثالی ہے. اس طرح کے اقدامات ملک کی دیگر ریاستوں میں کیے جانے چاہیے, ونود نے کہا. ఒకటి మాత్రం unfortunately more particularly in the rural areas they're closed because of the financial crisis. I know all those issues. So కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పోతున్నారు, బట్ అది పెద్ద రానున్న రోజుల్లో పట బట్ అందుకే చెప్పాను నేను ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ సందీప్ సుల్తానా గారు చెప్పాను, ఎస్ ఇట్ సంథింగ్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైస్ ఫర్ యూ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. మెనీ స్కూల్ going children are joining in your schools. You try to see that you retain them. Let them retain. You should retain them. How you retain? You should give confidence to the parents. ఈ స్కూల్ పోతే నా పిల్లవాడు బాగా చదువుకుంటున్నటువంటి నమ్మకం మీరు కల్పించాలి. కల్పిస్తేనే యూ కెన్ రీటైన్ దెమ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ suggested to the Honorable Minister and also the Education Secretary, Mr. Sandeep Sultania. So in the coming days, ఒకటి మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను, because many of you are from Telangana budget schools. ఒక విషయం చెప్పానండి, ఈ దేశ జనాభా of course 2011లో సెన్సస్ కావాలి, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ hopefully in 2022 census will be conducted by Government of India. So definitely my hunch is that it will be more than 140 crores. The population. Already in 2011 it was 120 crores. Definitely so it will be around 140 crores. What is the average population, what is the median age? They mentioned it as median age. It is 26 years. So out of these 140 crores, 70 crores are below 25 years. Among them, कांग्रेस पार्टी ने इतवार को तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात के बारे में व्हाइट पेपर जारी करे और उन मुतासिरीन के अहले खाना को दिए गए मुआवजे की भी सराहत करे. कांग्रेस ने कहा कि TRS हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात के आदादो शुमार को दबा दिया है. सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 तक कुल 6,80,553 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए थे और कुल 4,021 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे. लेकिन अमवात की तादाद सरकारी आदादो शुमार से कहीं ज्यादा है. मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 50,000 रुपये के मुआवजे की अदायगी के लिए रियासती हुकूमत ने दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं. ताम हुकूमत ने मुतासिरीन के खानदान को उसे पहुंचाने की कोशिश नहीं की जिन्होंने कोविड-19 में अपनी पैरों को खो दिया. हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अखिलियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने अपने मीडिया के एक बयान में कहा कि हुक्म सिर्फ अस्पतालों में होने वाली अमवात को मद्देनजर रखते हैं. कई मरीज अस्पताल जाते हुए अस्पताल में दाखिले से इनकार की वजह से दम तोड़ गए. घरों में या दूर दराज इलाकों में होने वाली अमवात को भी रिकॉर्ड नहीं किया गया. समीर वलीउल्लाह ने काबिल एतमाद ज़राए के हवाला देते हुए कहा कि अब तक 7,000 खानदानों ने कोविड से होने वाली अमवात से मुताल्लिक मुआवजे के लिए दरख्वास्त दी हैं. समीर वलीउल्लाह ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत वबाई अमराज से निमटने और मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना की मदद के लिए खर्च की गई रकम की तफसीलात को जाहिर करते हुए कोविड की सूरत हाल पर एक वाइट पेपर जारी करे. हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में इट्टला राजेंद्र ने अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद हुजूराबाद में अपने कैंप ऑफिस का दोबारा आगाज़ किया. इस सिलसिले में आज खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया. इस मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली इट्टला राजेंद्र के अफराद खानदान के अलावा कई एक बीजेपी कायदीन मौजूद थे. वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इट्टला राजेंद्र पर अराजियात की बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें काबीना से बरतरफ करने के बाद इट्टला राजेंद्र ने असम्बली नशिस्त से इस्तीफा देने के बाद हुजूराबाद के अपने कैंप ऑफिस को बंद कर दिया था.
దీపం ప్రజ్వాల్య దీపరాజాయ నమో నమః. కాకుండా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని కాంక్షించినటువంటి అనేక వర్గాల ప్రజలు మొక్కులు చెల్లించడం జరిగింది. ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం వాళ్ళ కుల దేవతలకి వాళ్ళు నమ్ముకున్న నామదేవతలకి మొక్కులు చెల్లించింది. ఈరోజు ఆ మొక్కుల్లో భాగంగానే కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి వారికి మొక్కులు చెల్లించి వచ్చే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ గడ్డ మీద జెండా ఎగురవేసి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే బాధ్యత కలిగించాలని మొక్కులు చెల్లించడం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారికి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా అన్ని దేవాలయాలను ఎట్లయితే గొప్పగా తీర్చిదాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మల్లికార్జున స్వామి వారిని ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడడంలో, ప్రజలకు చేయూతనివ్వడంలో, అండగా ఉండడంలో, రాష్ట్రాన్ని సలహా చూడడంలో आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हाल ही में 2 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे रियासत में ओमिक्रॉन केसों की कुल तादाद 6 हो गई है। ताज़ा तरीन केस प्रकाशम और अनंतपुर अजला में रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हेमावती के मुताबिक प्रकाशम जिले का एक शख्स इस माह की 16 तारीख को जनूबी अफ्रीका से एक फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचा था। वहां से वो बजरिए सड़क ओंगोल पहुंचा और 19 दिसंबर को RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद उसका टेस्ट मुस्बित आया। नमूने बाद में 20 तारीख को हैदराबाद में CCMB को भेजा गया और हफ्ते को ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई और उसे फौरी तौर पर खरंतीना में भेज दिया गया। इसके अलावा अनंतपुर जिले का एक शख्स इस महीने की 18 तारीख को UK से फ्लाइट में बेंगलुरु पहुंचा और सड़क के जरिए अनंतपुर पहुंचा। ताहम 20 तारीख को उसने कोरोना वायरस के लिए मुस्बित तजुर्बा किया और बाद में उसका नमूना CCMB को भेजा जाने के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत के हुक्काम ने बताया कि उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ने दोनों की इब्तदाई राब्ते के टेस्ट भी करवाए जो मनफी आए और कहा गया है कि ओमिक्रॉन के 2 मरीज ठीक हैं। एक चौंका देने वाले वाक़या इतवार की सुबह मुलुगु जिले के वेंकटापुरम पुलिस स्टेशन में पेश आया, जहां स्टीफन नामी एक जवान ने थाने के अहाते में CRPF 39 बटालियन के SI उमेश चंद्र पर 2 राउंड गोलियां चलाई। SI शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि डरे हुए स्टीफन ने खुद को बंदूक से गोली मारकर खुदकशी की कोशिश की। ताम कांस्टेबल को उस वक्त वाक़े में शदीद जख्मी हालत में ईटानगरम अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि हालत तशवीशनाक थी। मुतफ़ी SI की शनाख्त बिहार से ताल्लुक़ है और कन्याकुमारी के कांस्टेबल स्टीफन का ताल्लुक़ है। इसी दौरान SI उमेश चंद्र और कांस्टेबल स्टीफन में सेंट्री ड्यूटी पर झगड़ा हो गया। जब झगड़ा बढ़ता गया तो कांस्टेबल स्टीफन ने जो सेंट्री ड्यूटी पर था उमेश चंद्र पर गोलियां चला दी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश एक वाक़े में
बेटे की बीमारी की वजह से वालिद की मौत के बाद भी उसकी भी मौत हो गई, यानी बाप के इंतकाल के बाद बेटे की मौत हो गई। एक दिन में बाप बेटे की मौत से इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मुंबई के 70 साल हारून रशीद बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ सैयद नगर फर्स्ट लांसर में मोहम्मद अफजल हुसैन के घर 4 माह से पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। रवा माह की 21 तारीख को हारून रशीद जो तेज़ बुखार में मुब्तला थे उनको इलाज कराया गया और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल सलाम हारून रशीद को बताया कि वो बीमार हैं, जो बम्बई से हैदराबाद आ गए। वो कैब ड्राइवर थे। अब्दुल सलाम हारून रशीद रवा माह की 22 तारीख को हैदराबाद आए और अपने वालिद की देखभाल करते हुए उस माह की 23 तारीख को उनके वालिद हारून रशीद का इंतकाल हो गया। दरियासना सलाम को पेट में दर्द हुआ जब वो 24 तारीख को दोपहर को अपने वालिद की आखिरी रसूमात के बाद मुंबई वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी तबीयत बेइंतहा बिगड़ी। ताहम उस्मानिया अस्पताल में उनको इलाज के लिए ले जाया गया और दौरान इलाज उनकी भी मौत हो गई। बेटे की और बाप की एक ही दिन में मौत हो गई और केस की जिससे पूरे एरिया में सोगवार सी फिजा हो गई और पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। इतवार की सुबह एक खातून ने गोदावरी खन्नी एरिया अस्पताल के बाथरूम में दुपट्टे से लटक कर खुदकशी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका हाल ही में सिजेरियन सेक्शन हुआ था, लेकिन इसकी सर्जरी के जख्म मुंदमिल नहीं हुए और उसने डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ताहम उसके लवाकिन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसने अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत के बाद खुदकशी की है। रोम्पीकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून उमा ने 2009 में शादी की और तवील अरसे के बाद हामिला हुई। 11 दिसंबर को उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया और अगले दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सिजेरियन सेक्शन के बाद वो तकलीफ में थी क्योंकि जख्म खुश्क नहीं हो रहे थे और डॉक्टरों ने पिछले दिनों में दोबारा उसकी स्टिचेस लगाने की बात कही थी, लेकिन वो बेसुध रही। उन्होंने पीर को उसे दोबारा स्टिचेस लगाने का फैसला किया। तकलीफ से परेशान उमा ने खुदकशी कर ली। अस्पताल के अमले को सुबह 5 बजे के करीब लाश बाथरूम में मिली और हुक्म को चौकन्ना किया गया। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। खुदकशी से मुश्तल मुतफिक एहलकाना ने अस्पताल में धरना देकर वाक़े के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। विजयवाड़ा में ऑनलाइन मेडिकल डिवाइस के कारोबार की आड़ में एक साइबर घोटाला सामने आया है। शहर के 2 लोगों ने हफ्ते की शाम साइबर और सूर्यापेट पुलिस से राब्ता किया और इल्ज़ाम आयद किया कि कारोबार में सरमायाकारी में धोखाधड़ी की गई है। इस साल जून के आखिरी हफ्ते में देलवैया नामी कंपनी ने हेल्थ केयर के नाम से एक मुनफर्द ऐप लॉन्च की और ऑनलाइन तिबी आलात की फ़रोख्त शुरू कर दी। कंपनी ने एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया है जिसमें कहा गया है कि तिबी आलात को किराए पर लेने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत से लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और तिबी आलात में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। इस उम्मीद की कि वो कोरोना वायरस के दौरान तिबी आलात की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र कारोबार में सरमायाकारी करके लाखों कमा सकते हैं। इन सरमाकारों के साथ 372 टेलीग्राम ग्रुप्स 250 मेंबर फी ग्रुप कायम किए गए जिन्होंने ऐप डाउनलोड की और वक्तन फ़वक्तन अपने कारोबारी लेन देन को अपडेट किया। अक्टूबर और नवंबर का मुनाफा बाकायदगी से सरमाकारों को लेकर और गिफ्ट कूपन देकर हज़ारों लोगों को कारोबार की तरफ राग़िब किया गया। यूपीआई के जरिए ऑपरेटर्स को लाखों रुपए भेजे गए। ताहम इस माह की 19 तारीख से मुतासिर को महसूस होने पर कि कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है, एक करके पुलिस से रुजू किया। कंपनी ने शहर के लोगों से करोड़ों रुपए बटोरने की इत्तला है। साइबर CI श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें मुतासिरीन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई है और वो तहकीकात कर रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कल रात 3 बजे उनके पनवेल फार्म हाउस में सांप ने काट लिया। अदाकार को कल रात नई मुंबई के कामोठे के एक अस्पताल में फौरी तौर पर दाखिल कराया गया। ताहम आज सुबह तकरीबन 9 बजे उन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने फार्म हाउस वापस आ गए हैं। इत्तला के मुताबिक सांप गैर जहरीला था।
डिस्चार्ज होने के बाद सलमान खान अपने फार्म हाउस में ठीक हो रहे हैं। सलमान खान का 27 दिसंबर को अपनी 56वीं सालगिरह मनाएंगे। ताहम हादसे को देखते हुए मनसूबाबंदी के मुताबिक तकरीबात आगे नहीं बढ़ सकती। स्टार ने अपनी सालगिरह पहले ही RRR की टीम के साथ बिग बॉस 15 के सेट पर मना चुके हैं, जिसमें रामचरण जूनियर, NTR और आलिया भट्ट और डायरेक्टर SS राजमौली ने शिरकत की थी। इसके साथ ही खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।